नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्व। चलिए बच्चों, शिक्षालय के चैनल पे आप लोग का फिर से वेलकम है। मैं ललन सर, और आज मैं जो टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ, बिहार बोर्ड के आपके सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट वो टॉपिक है, और वो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन का मैंने वीडियो बनाया, चिन्ह परिपाटी बताया, आपको न्यूमेरिकल्स बताया, 3 पार्ट। पार्ट 4 में, पार्ट 4 में मैं आपको अपवर्तन के बारे में बताऊंगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि अपवर्तन क्या है, कैसा प्रोसेस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ध्यान से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो बहुत सिंपल टॉपिक के रूप में आसान शब्दों का यूज करके सिंपल एग्जाम्पल दे देकर मैं आपको ये टॉपिक समझा दूंगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन है क्या? तो रिफ्रैक्शन होता है कि जब समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरण, अपवर्तन क्या होता है वो हम लोग समझ रहे हैं। थोड़ा सा वर्डिंग जो है ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स रखिए, क्योंकि 11th 12th में आने के बाद आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अगर साइंस पढ़ेंगे तो पढ़ना होगा। ठीक है, तो दोनों इसलिए मैं मिक्स करता हूँ। तो अपवर्तन बोला जाता है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, फिगर में देखिए आप कि मैंने माध्यम लिया है, एक हवा लिया है और एक कांच लिया और फिर बाहर हवा लिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण हवा के माध्यम से कांच की सतह पे आपतित हो रहा है, और उसके बाद कांच में प्रवेश जब करता है तो वो अपने वास्तविक पाथ से, अपने पास वास्तविक पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इधर है ना, मुड़ जाता है। आप देख रहे हैं कि जो समकोण बनाता हुआ जो लाइन देख रहे हैं, रेखा देख रहे हैं आपतित किरण के साथ, वो अभिलंब है। ठीक है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। फिर देखिए, कांच से उसी अपवर्तित किरण को हम लोग एक फिर नीचे वाले सतह से टकराने के बाद वो आएगा दूसरे माध्यम में, फिर हवा में आएगा वापस। तो हवा में जब वापस आता है तो वो फिर अपने वास्तविक पाथ से थोड़ा विचलित होता है, लेकिन इस बार अभिलंब से दूर जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कब अभिलंब की तरफ आएगा, कब अभिलंब से दूर जाता है। लेकिन आपने इस डायग्राम में देखा, इस तस्वीर में देखा कि प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने वास्तविक पथ से क्या हो जा रहा है? विचलित हो जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन तो आप समझ लिए। चलिए अपवर्तन के कारण को समझते हैं। अपवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, प्रकाश की गति के बारे में जो हम लोग जानते हैं, तो प्रकाश की गति बहुत ज़्यादा है, खासकर निर्वात में या वायु में, हवा में इसका गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। हवा में इसका गति कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, काफ़ी तेज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गति हवा में इसका है वही गति इसका सभी माध्यम में होगा। जब माध्यम बदलता है ना तो प्रकाश का गति बदल जाता है, प्रकाश का वेग बदल जाता है, और प्रकाश के वेग के बदल जाने के कारण ही अपवर्तन का एक घटनाक्रम घटित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम की सघनता है ना बदलने, माध्यम का घनत्व बदलने से, है ना, डेंसिटी, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, बदलने से प्रकाश का जो वेग है वो बदल जाता है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना घटित होती है। सिंपल सा रीजन है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है मीडियम बदलने से, क्योंकि हर अलग अलग मीडियम का घनत्व यानी डेंसिटी अलग अलग होता है ना। जैसे कि एग्जांपल समझिए, एक मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं, खाली रास्ता है, कम घनत्व है, खाली रास्ता मतलब कम घनत्व है, तो आपका मोटरसाइकिल का स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। हालांकि आपकी उम्र में मोटरसाइकिल चलाना गैर कानूनी है, आप मत चलाइएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। लेकिन जैसे ही अचानक भीड़ भाड़ वाले इलाके आ जाते हैं तो क्या होता है, चलाने वाले जो हैं वो मोटरसाइकिल की गति को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि घनत्व बढ़ने से प्रकाश का गति कम हो जाता है। रिलेट कीजिए, ऐसे याद रखिएगा कि जब कम घनत्व वाला माध्यम है तो प्रकाश का गति तेज होगा, जब ज़्यादा घनत्व का माध्यम आ जाएगा तो प्रकाश का गति कम हो जाएगा। तो ये जो गति में बदलाव होता है ना,
इसी के कारण वो अपने पाथ से बार बार विचलित होता है। ठीक है, तो ये अपवर्तन के कारण है कि माध्यम के घनत्व बदलने के कारण प्रकाश की गति का बदल जाना। ठीक है, तो ये तो बदलने वाली बात हुई, लेकिन देखिए नोट करके ब्रैकेट में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, सिर्फ उसका प्रकाश का गति बदल जाता है। क्या बदल जाता है? गति बदल जाता है। क्यों दिया मैंने ये नोट आपको जानते हैं? 2-3 बार पूछा गया बोर्ड में कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इनमें से कौन परिवर्तित होता है और कौन परिवर्तित नहीं होता है, उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। इसलिए मैंने ये भी बता दिया कि सिर्फ प्रकाश की गति बदलती है, उसका तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति नहीं बदलता है। तो ये अपवर्तन के कारण हो गए। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं कि जब प्रकाश की किरण है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप अगर समझ सकते हैं तो आइए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, ये फिर हमने लिया कांच और ये लिया हवा। ये हवा है और ये क्या है? कांच। ठीक है, अब इसमें देखिए हवा विरल माध्यम है। ये कैसा माध्यम है? विरल। और ये आपका कैसा माध्यम है? सघन, ज्यादा घना। तो प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये आपका अभिलंब हुआ, तो ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह क्या होगा? अभिलंब के तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए अभिलंब के तरफ मुड़ गया, तो ये आपतन कोण हो गया, ये आपका अपवर्तन कोण हो गया। और जब प्रकाश की किरण है ना सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो देखिए ये फिर अभिलंब दे दिए, तो इस बार ये अभिलंब से दूर हो जाएगा। ये आपका आपतन कोण हुआ और ये आपका अपवर्तन कोण हुआ। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो देखिए इस माध्यम में प्रकाश का गति ज्यादा था, लेकिन जब सघन माध्यम में आया तो प्रकाश का गति कम हो गया। तो कम हो गया तो अभिलंब की तरफ मुड़ गया। फिर सघन से विरल माध्यम में जब आया, कम घनत्व वाले माध्यम में, तो फिर इसका गति बढ़ गया। तो बढ़ गया तो अभिलंब से दूर भाग गया। कैसे? देखो सिंपल भाषा में, परमानेंट याद हो जाएगा। मान लो कोई मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा है। अब तुम सोचना कि अगर अचानक घनी बस्ती आ जाएगा जहाँ भीड़ भाड़ होगा, घनत्व ज़्यादा होगा मनुष्यों का, तो उसके मोटरसाइकिल का गति कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा, क्योंकि ज़्यादा में तो ठोक ठाक देगा ना, तब गति कम हो जाएगा। बड़ा विनम्र होकर निकलेगा कि भाई किसी को चोट लग गया तो पीटेगा। ठीक है, तो भैया जब कम गति हो जाता है तो अभिलंब के तरफ मुड़ जाता है। फिर कम घनत्व, ज़्यादा घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व में आया, यानी भीड़ भाड़ से खाली जगह में गया। क्या हुआ? एकदम स्पीड मारा एक्सीलरेटर, बिदक के भागा, बिदक के भागा। ठीक है, तो जब ज्यादा घनत्व से कम घनत्व में आया तो प्रकाश का गति बढ़ गया, तो बढ़ गया तो अभिलंब से दूर भाग गया। इन तरीकों से आसानी से याद रख सकते हो कि कब प्रकाश का गति घटेगा और कब बढ़ेगा। तो देखो अपवर्तन के 2 नियम हैं, परावर्तन के नियम की तरह अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, और वो दोनों नियम में पहला नियम जो था वो लगभग सेम ही रहेगा, लेकिन दूसरा नियम बहुत बड़ा अंतर लेके आया है, क्योंकि परावर्तन में प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, लेकिन आपने देखा कि अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है। दोनों माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग तस्वीर के माध्यम से इन सारे चीज़ों को समझते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए देखिए, तस्वीर मेरा बनाने का बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। देखिए ये किरण जो आपतित हुई, आपतित किरण कहलाया, और सतह के साथ 90 डिग्री बनाता हुआ लाल रंग का जो ये रेखा देख रहे हो बच्चों, ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपका आपतन कोण है। अगर माध्यम नहीं बदलता, मान लो माध्यम ये हवा है और ये हमने रखा कांच, शीशा, और फिर यहाँ का माध्यम कर दिया हवा, तो माध्यम नहीं बदलता तो ये प्रकाश का किरण जो है
वो अपने वास्तविक पथ पे चलता चला जाता। देखो ब्लू रंग से मैं दिखा रहा हूं उसका वास्तविक पथ जो होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। हुआ क्या कि प्रकाश की किरण अपने पथ से विस्थापित हो गया, यहां पर आया। तो देखो ये अपवर्तित किरण कहलाया, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन के कोण हो गए। अच्छी बात। तो चलो देखते हैं इस आधार पे। पहला नियम कहता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ सामने एकदम आसानी से लिखा हुआ है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर मिलती है। ये मान लो बिंदु है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों इस बिंदु से पास कर रहा है। ठीक है। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम जो है वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात दिए गए माध्यम के युग्म में स्थिर होता है, मतलब नियत होता है, कांस्टेंट होता है। आपतन कोण आपका कौन सा है, आई, और अपवर्तन कोण कौन सा है, आर। इसका जिया, जिया का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा जो पढ़ते हो ना, तो साइन थीटा को जिया बोला जाता है। तो नियम के अनुरूप देखोगे तो ये बोलता है आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात दिए गए माध्यम के युग्म में, है ना, नियत होता है, नियत, कांस्टेंट। तो यहां पे जो युग्म दिया गया है माध्यम का वो कौन सा है, हवा और कांच। तो हवा और कांच के लिए इसका जो भी होगा अनुपात वो फिक्स्ड होगा, नियत होगा। यानी कि इसको स्टेटमेंट के अलावा हम लोग बोल सकते हैं साइन ऑफ कोण आई बटा जिया का मतलब साइन ऑफ कोण आर बराबर, है ना, एक संकेत देते हैं, इसको पढ़ते हैं म्यू। और ये म्यू क्या होता है ना, नियतांक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियतांक, है ना। और इस नियतांक का विशेष नाम दिया गया है और वो है अपवर्तनांक, है ना। जहां पे लिख देंगे कि म्यू बराबर, म्यू जो है एक नियत राशि है। कैसी राशि है, एक नियत, फिक्स्ड, कांस्टेंट राशि है, लेकिन दिए गए माध्यम के युग्म में, जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक, कितना अच्छा नाम, अपवर्तनांक कहते हैं, कहते हैं। ये नोट कर लीजिए। और सबसे ज्यादा जो नोट करने की बात है, ये जो दूसरा नियम देख रहे हैं, इस दूसरा नियम को भी एक विशेष नाम दिया गया है और वो नाम है स्नेल के नियम। क्या नाम है, स्नेल के नियम। तो जब भी आपसे स्नेल का नियम पूछा जाएगा तो यही बात लिखेंगे कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात जो होते हैं वो दिए गए माध्यम के युग्म में नियत होता है। और ये लिख देंगे, और लिखने के बाद लिख देंगे म्यू, जहां म्यू एक नियत राशि है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और ये पूरा जब लिखेंगे बच्चों तो आपका स्नेल्स लॉ आ जाएगा। तो ये था। अब इसमें थोड़ा सा कुछ विशेष बात हम लोग समझते हैं डायग्राम में। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए क्या विशेष बात समझना अब इसमें, कि थोड़ा सा माध्यम को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे आपतित हुआ था, तो इस बार यहां पे आप क्या कीजिए, यहां पे एक सुंदर सा अभिलंब पुनः पुनः आप यहां एक अभिलंब, है ना, ड्रॉ कीजिए। और इसका ये पाथ अब होना चाहिए था, देखिए ये पाथ होना चाहिए था, लेकिन इस बार ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी अभिलंब से दूर हो जाएगा, अभिलंब से दूर होगा। और ये कोण जो देख रहे हैं बाहर निकलकर, इसको विशेष नाम दे सकते हैं आप, निर्गत कोण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, निर्गत कोण। ठीक है। और एक खास बात देखिए कि देखिए अगर ये माध्यम नहीं बदलता बच्चों, तो ये प्रकाश की किरण सीधा चलता हुआ ऐसे बढ़ते चला जाता ना, ऐसे सीधा।
लेकिन बेचारा माध्यम बदलने से विस्थापित हो होकर यहाँ पहुँच गया। सॉरी। तो ये जो देखते हैं ये रेखा और ये रेखा, ये आपका जो बाहर निकला वो, ये दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगे। अगर आप इसको पीछे बढ़ाइएगा भी ऐसे तो ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों समानांतर हो जाएगा, हमेशा समानांतर रहेगा। ठीक है, तो ये था आपके विशेष, और ये जो देख रहे हैं वास्तविक पथ ये था और विस्थापित पथ ये था। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये था अपवर्तन के नियम। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आप अपने दैनिक जीवन में क्या क्या देखते हैं। तो आओ समझो लाडलो, क्या क्या दिखता है। तो देखो, पहला जो बात दिखता है डेली लाइफ में, प्रतिदिन में, बाल्टी में अगर आप छड़ी डालते हो या पेंसिल, ग्लास में पानी लेकर पेंसिल डालते हो तो पेंसिल आपको टूटा हुआ दिखता है, फिर बाहर निकालते हो तो वो सीधा रहता है, मतलब पेंसिल टूटा नहीं है, ये भ्रम है। तो पानी के ग्लास में पेंसिल का मुड़ा दिखना, ठीक है। पानी में डाले हुए सिक्के को सतह से ऊपर उठा हुआ दिखना, तारे का टिमटिमाना, जो तारा टिमटिमाता है आकाश में, तो तारे का टिमटिमाना, पानी के अंदर जब मछली देखते हैं ना हम लोग, तुरंत हाथ मारते हैं कि चलो ये तो इतना ऊपर है, पकड़ते हैं, लेकिन मछली नहीं पकड़ाता है, क्योंकि जितना ऊपर वो आपको दिख रहा है ना, उससे नीचे रहता है मछली। देखिए, ईश्वर ने भी उसको बचाव के उपाय दे रखे हैं। तो ये सब जितना भी चीज आप देखते हैं ना बच्चों, ये सब अपवर्तनांक के ही उदाहरण हैं। तो अपवर्तनांक अब आप समझ गए नियम। अब आइए आगे समझते हैं अपवर्तनांक के कारण को। तो देखिए, अपवर्तनांक के कारण, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। कारण क्या है, क्यों प्रकाश कभी इधर मुड़ा, कभी उधर मुड़ा, कभी इधर मुड़ा, ऐसा डांस क्यों किया। तो देखिए, थोड़ा सा माध्यम को हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये एक माध्यम है और ये माध्यम मान लीजिए कांच है, ठीक है, और ये माध्यम आपका हवा है, यहां हवा रख दिए, ठीक है। तो आप इन दोनों को देखेंगे तो कांच का घनत्व ज्यादा होता है, कांच का घनत्व हवा के घनत्व से ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब समझते हो बच्चों? घनत्व का मतलब कितना घना इसमें जो है मोलिक्यूलर अरेंजमेंट है, अणुओं का, परमाणुओं का जो व्यवस्थापन है इसके अंदर, काफी को मतलब भारी होना, ये ज्यादा भारी है, हवा कम भारी है, सीधा सा अपनी भाषा में समझो। ज्यादा घना होने का, घनत्व ज्यादा होने का मतलब जो बात ज्यादा भारी हो, ठीक है। इतना बड़ा कांच और इतना सा हवा, कहोगे सर हवा को तो हम जितना भारी कांच लीजिएगा उतना भारी हवा भर देंगे कंप्रेस करके, लेकिन तब वो आपका हवा नहीं रहेगा, वो द्रव बन जाएगा, द्रव, लिक्विड, क्योंकि ज़्यादा कंप्रेस करेंगे ना गैस को तो वो लिक्विड बन जाता है। तो आप सीधा ध्यान रखिएगा कि जो ज़्यादा भारी है उसका घनत्व ज़्यादा है, जो कम भारी है उसका घनत्व कम है। तो जब ये माध्यम कहलाता है सघन और ये माध्यम कहलाता है हवा, जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग विरल, है ना, विरल माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरल, कम घना। तो सघन माध्यम में प्रकाश का जो गति होता है, प्रकाश का गति, है ना, सघन माध्यम में ज्यादा होता है, नहीं सॉरी कम होता है। क्यों कम होगा? तो जितना ज्यादा सघनता बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा उसका घनत्व बढ़ेगा, प्रकाश की गति कम हो जाएगी, तो कम होता है। और विरल माध्यम में प्रकाश का गति क्या होता है? ज्यादा होता है। ये सिंपल सी बात समझिए। तो हमने इसका कारण आपको अब बताने का फैसला कर लिया है। तो देखिए, कभी अब देखो थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जो म्यू को अपवर्तनांक बोला गया, तो अपवर्तनांक का जो शाब्दिक परिभाषा है वो ध्यान से देखो, है ना। दिए गए माध्यम के जोड़े में प्रकाश के गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जो माध्यम का जोड़ा दिया जाएगा, हवा और कांच का हम जोड़ा ले रहे थे, तो हवा और कांच के जोड़े में हवा में प्रकाश की गति और कांच में प्रकाश की गति जो होगी
उसके अनुपात को भी हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जब भी अपवर्तनांक निकालना होगा तो देखो अपवर्तनांक है ना बराबर है ना प्रकाश, मान लो अपवर्तनांक निकालना है, यहाँ 1 और 2 है। ठीक है, मतलब प्रकाश जो है माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है। तुम लिख सकते हो हवा से कांच में जा रहा है, हवा से कांच में जा रहा है, तो बउआ लोग जिसमें जा रहा है उसका अपवर्तनांक निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग कांच का अपवर्तनांक अगर निकालना होगा तो हमको क्या याद रखना होगा कि हवा में प्रकाश की गति, हवा में प्रकाश की गति क्या है। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखते हैं, ज़्यादा क्लियर दिखता होगा, है ना। चलो एक बार लिख दिया अब गलती से। और कांच में है ना प्रकाश की गति ये लिख सकते हैं। और बच्चों आपको मैंने बताया कि ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हवा में या निर्वात में प्रकाश का ये वेग होता है। ठीक है, ये नोन है, नहीं भी देगा तो भी चलेगा। तो बताइए कि अगर आपको इन 3 टर्म में से कोई 2 टर्म अगर आपको पता रहेगा, अपवर्तनांक दे देगा और हवा में प्रकाश का गति आप जानते हैं, और बोलेगा कांच में प्रकाश की गति को ज्ञात करें बच्चों, तो देखो ये मान लो दिया हुआ है 1.4। ठीक है, ये दिया हुआ है मान लो 3 × 10⁸, ये सब क्वेश्चन मिलेगा। ये नहीं मालूम है तो हम झगड़ा करेंगे, x लिख देंगे और इसको रैखिक समीकरण से हल करेंगे। तो देखिए x बराबर होगा 3 × 10⁸ बटा 1.4। अब इसको कैसे हल करते हैं तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाइए तो यहाँ 10 हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/14 × 10⁻, देखिए एक समान आधार है तो क्या होगा घात जो है उसको जोड़ देंगे, पावर को ऐड करेंगे, 8 × 9 हो गया। अब इसको दशमलव में बदल लीजिएगा और उतना × 10⁻9 लिख दीजिएगा कि इतना मीटर पर सेकेंड कांच में प्रकाश की गति हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बताएंगे। तो देखिए एक अपवर्तनांक का ये परिभाषा हुआ, इसको थोड़ा सांकेतिक रूप से समझिए क्योंकि बिहार बोर्ड वाला जो है ना बड़ी घुमा के क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमने आपको लिखा म्यू यानी कि अपवर्तनांक, यहाँ पे लिखा हमने लिखा वायु से कांच में यानी जा रहा है, तो इसका मतलब वायु में प्रकाश का गति चाहिए और कांच में प्रकाश का गति चाहिए। ठीक है बच्चों, दूसरा हमने लिखा, देखिए यहाँ पे हम ले लिए कांच से पानी में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं बच्चों? कांच से पानी में। तो यहाँ पे कांच में प्रकाश का गति चाहिए और यहाँ पे पानी में प्रकाश का गति चाहिए ना, क्योंकि ये वाला नीचे रहता है, ये वाला नीचे रहता है। गति चाहिए, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको पूछ देगा कि बच्चों ये निकालो तो थोड़ा वायु और पानी वाला जो है ये बताओ, तो बच्चा क्या होगा, तब क्या कीजिएगा बच्चे? तो कहिएगा आप कि ठीक है ये दोनों का मान हमको दे दीजिए। ठीक है, ये दोनों का मान, और आपको वायु और पानी का अनुपात निकालना है प्रकाश की गति का। तो क्या चाहिए आपको? वायु ऊपर चाहिए और पानी नीचे चाहिए। वायु ऊपर चाहिए और पानी नीचे चाहिए, तभी नहीं निकलेगा। तो इसको ध्यान से देखिए, वायु बटा कांच और कांच बटा पानी को थोड़ा गुना करके देखिए। ठीक है, देखिए वायु बटा कांच गुने कांच बटा पानी। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो मान लीजिए इसका मान दिया है कुछ भी, अभी हम देखिए एग्जैक्ट नहीं दे रहे हैं, किताब में हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है, मान लीजिए x बट्टा वाई और इसका दिया हुआ है z बट्टा m, है ना, 3/4, 4/5 ऐसा कुछ मान देगा। तो ये वायु बट्टा कांच हो गया आपका x बट्टा वाई, गुने यहाँ कर दीजिएगा m बट्टा z। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो दिया रहेगा बच्चों
वही यहाँ रहेगा, क्योंकि कांच कांच है ना, तो इसको वाई कर दीजिए, तो ये दोनों कट गया। क्या आएगा, x बटा जेड आएगा। और यहाँ पे देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, वायु अब बटा पानी मिलेगा ना, वायु बटा पानी। ठीक है, तो वायु बटा पानी निकल जाएगा। कहने का ये मतलब हो गया, किसी दो युग्म को दे दिया जाए तो उससे अगर फिर तीसरे युग्म के अपवर्तनांक को निकालना हो तो सीधे देखिएगा ना कि इसमें कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे लिख सकता था पानी और कांच, तब पानी और कांच लिख देता तो यहाँ पानी हो जाता, यहाँ कांच हो जाता। तब हमको पानी अगर नीचे चाहिए तो आप जानते हैं कि भिन्न में अगर इसमें आप इससे भाग लगाते तो क्या होता, भाग को गुना करते थे, उल्टा हो जाता ना, तो उल्टा हो जाता था, ऐसा हो जाता, फिर काट देते। तो वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनवाऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखवे नहीं कीजिएगा। छोटा छोटा वीडियो चाहिए, रील्स देखने का आदत हो गया सबको, है ना। तो चलिए ये हो गया अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक के और एक उदाहरण को हम लोग समझ लेते हैं, वो भी पूछता है। वो उदाहरण क्या है, तो देखिए ये पानी से भरा हुआ आपका कोई बर्तन है, ठीक है। कोशिश कीजिए ग्लास का, शीशे का बर्तन है, ताकि उसमें अंदर बाहर दिखते रहे आपको, ठीक है। मैंने एक बताया था सिक्के का ऊपर उठना भी अपवर्तनांक का कारण है। मान लीजिए यहाँ पे एक सिक्का है, ठीक है। अब इस सिक्का से प्रकाश की किरण आपतित हुई, यहाँ पे अभिलंब है, तो पानी से भैया हवा में जा रहा है तो ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व में जा रहा है, भीड़ भाड़ से खाली जगह में जा रहा है, तो क्या होगा, अगर भीड़ भाड़ से खाली जगह में जा रहा है तो अभिलंब से दूर भागेगा। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, इसको आप पीछे प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि ये जानते हैं आप काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि वास्तव में नहीं मिलेगा। और एक समकोण ऊपर ले जाइए, देखिए ये सिक्का बउआ लोग यहाँ नहीं दिखेगा, ऊपर से देखोगे ना तो ऊपर उठा हुआ दिखेगा। हाँ तो देखो ये सिक्का का जो है यहाँ तक का ये वास्तविक गहराई है। क्या है, वास्तविक गहराई है ना, असली वाला गहराई। और ये क्या है आपका नकली वाला गहराई, इसको हम लोग बोलते हैं आभासी गहराई। क्या बोलते हैं, आभासी गहराई, ठीक है। तो इन तरीकों से भी अगर अपवर्तनांक निकालना होगा, ये सब अपवर्तनांक निकालने का तरीका है, ठीक है। तो अपवर्तनांक निकालना होगा तो इसका याद रखिएगा, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ठीक है। ये यानी कि वास्तविक गहराई जितना, मान लीजिए ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो भ गया 3/2 हो गया ये, यानी 1.5 अपवर्तनांक। बोल देगा कि भैया ये सिक्का जो है ना 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ है, तो एक मतलब हो गया कि देखिए ये 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ कलर वाला थोड़ा बदल देते हैं, देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ये है ना, और हम फार्मूला लिखे हैं ना कि वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, तो आभासी गहराई तो ये हो गया ऊपर वाला, और अपवर्तनांक दे देगा। तो अगर वास्तविक गहराई को अगर आप x मान लेंगे तो देखिए आभासी गहराई कितना हो जाएगा, हियाँ से हियाँ तक x है, तो उसमें से ये 1 माइनस कर दीजिएगा बच्चा लोग, तो x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बट्टा x माइनस 1, और दे देगा कि अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5। तो तिरछा गुना करके रैखिक समीकरण से x का मान निकाल दीजिएगा, तो जो पूछ रहा होगा सो निकल जाएगा। सब प्रैक्टिस सेशन में, और प्रैक्टिस सेशन तभी आपके लिए उपलब्ध होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब मारोगे। जी सब्सक्राइब मारोगे तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। और मैं आप सबों से वादा करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से मैं आपको पूरा फिजिक्स माने विज्ञान और गणित का तैयारी करवा दूंगा। छोटा छोटा टॉपिक 30-30 मिनट का वीडियो बनाकर, पहले कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस का एक सेशन चलेगा अभ्यास का, और आपके बोर्ड परीक्षा से पहले महामैराथन अभ्यास करवाऊंगा मैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला के आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट पे बहुत आसानी से बना सकते हैं आप, और ये तभी आप फायदा उठा पाएंगे जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
अगर अच्छा लगे ना तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। व्यू देखिए हमारा क्या है ना, आपसे हमको कोई फ़ी नहीं चाहिए। हम तो ले भाई फ़ी केकरा से, यूट्यूब वाला से कखनी। जब तू सब मिल के सपोर्ट करवा तभी ना, तो यह से चैनल के सब्सक्राइब करना जरूरी है। और अपने तरीके से एकदम देसी स्टाइल में हर एक टॉपिक को मैं समझा दूंगा। आइए अब मिलते हैं इसके बाद लेंस में। इसी का पार्ट 5 में लेंस को समझेंगे। इमेज प्रतिबिंब का बनना, वास्तविक आभास जैसे दर्पण में देखे थे, फिर उसका चिन्ह परिपाटी और फिर उसका आंकिक प्रश्न हिला देंगे। एकदम छोटा छोटा वीडियो प्रतिदिन आधा घंटा निकालिए, बैठ के देखिए, समझिए मास्टर साहब बैठ के बगल में आपको पढ़ा रहे हैं। और चैंपियन बनिए, क्योंकि बिहार के बच्चे ऐसे ही चैंपियन हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, फिर शिक्षालय पर कुछ नया लेकर हम आप